हेलो, नमस्ते टू ऑल ऑफ यू। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर, जहां पर आप हर बार कुछ नया सीख कर जाते हैं। आज हम क्लास 9th का चैप्टर वर्क, एनर्जी एंड पावर स्टार्ट करने वाले हैं। वर्क, एनर्जी एंड पावर एक दूसरे से बहुत ज़्यादा रिलेटेड हैं, इसलिए हम इनको एक साथ ही एक चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं कि हमें इस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक डिस्कस करने हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस अबाउट इंट्रोडक्शन, वर्क डन बाय अ फोर्स। नेक्स्ट वी डिस्कस एनर्जी, पावर, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो ये टॉपिक हमें इस चैप्टर में डिस्कस करने हैं। तो आइए सबसे पहले डिस्कस करते हैं इंट्रोडक्शन। और इस इंट्रोडक्शन को आपको बहुत अच्छे से समझना है, वर्क डन को बहुत अच्छे से समझना है, क्योंकि हम इस चैप्टर को बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करने वाले हैं। हम आपको वर्क डन बिल्कुल स्टार्टिंग से समझाएंगे कि आखिर वर्क डन क्यों हम यूज करते हैं, आखिर वर्क डन होता कैसे है और कैसे ये एनर्जी से रिलेटेड होता है। तो आपको इस चैप्टर को बड़े ध्यान से समझना है, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं वर्क। What is work? Work is used to describe any kind of activity which involve mental effort and physical effort. Right? Mental effort means कि सपोज आप अपने एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हो, ठीक है, तो उस समय आप बुक को रीड करते हैं, नोट्स बनाते हैं, ठीक है, अपने थॉट्स क्लियर करते हैं, अपने टीचर के साथ डिस्कस करते हैं, फ्रेंड के साथ डिस्कस करते हैं, वो सब मेंटल एफर्ट में आता है। और यदि हम कहें आपसे कि आपने किसी ऑब्जेक्ट को पुश किया है, आपने किसी कार को पुश किया है और वो कार डिस्प्लेस नहीं होती है, लेकिन आपने फिर भी उस पर एफर्ट किया है, तो वो आएगा फिजिकल एफर्ट में, राइट। अच्छा, मेंटल एफर्ट एंड फिजिकल एफर्ट ये हम कैसे कर पाते हैं? तो जैसे कि आप सब जानते हैं, all living beings need food। ये आप सब जानते हैं कि जितने भी लिविंग बींग्स हैं उनको फूड की रिक्वायरमेंट होती है। वाई? इस फूड की रिक्वायरमेंट क्यों होती है? क्योंकि हम जो एक्टिविटी करते हैं अपने डेली लाइफ में, जितनी भी हम एक्टिविटी करते हैं अपने डेली लाइफ में, उसके लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। जस्ट लाइक सिंगिंग, राइटिंग, रनिंग, जंपिंग, ठीक है, जितनी भी हम एक्टिविटी करते हैं वो सब किसके कारण करते हैं? एनर्जी के कारण। और वो एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है बेटा? फूड से मिलती है। कहाँ से मिलती है बेटा? फूड से, ठीक है। तो जब हम अच्छा खाना खाते हैं तो हमारे पास एनर्जी होती है, और उस एनर्जी से हम वर्क डन करने के लिए एबल हो जाते हैं, हम उस वर्क डन को कर पाते हैं। जैसे हम मेंटल एफर्ट कर पाते हैं और फिजिकल एफर्ट कर पाते हैं, ये हम तब कर पाते हैं जब हम फूड लेते हैं और फूड से हमको एनर्जी मिलती है, राइट। तो बेसिकली जो एक्टिविटीज हैं ये एनिमल्स के द्वारा भी होती है, ठीक है। जो एनिमल्स होते हैं वो भी इन सारी एक्टिविटी में इंगेज रहते हैं। कैसे? आप देखते हैं कि वो भी फूड अपना फाइंड आउट करते हैं, ठीक है, फूड फाइंड करते हैं, ठीक है, शेल्टर ढूंढते हैं, फाइंड शेल्टर, रहने के लिए घर ढूंढते हैं, ठीक है। और अगर कोई शिकारी आ गया तो उससे बचने के लिए भी काम करते हैं, ठीक है। और हम इनसे वेट लिफ्टिंग का काम भी कराते हैं, कभी इनसे हम वेट भी उठवाते हैं, वेट लिफ्ट, ठीक है। और कभी कभी तो ये लोड भी कैरी करते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा बैलगाड़ी, घोड़ा गाड़ी, ये सब लोड कैरी करती हैं, ठीक है। हम इनसे खेत भी जुतवाते हैं, ठीक है, प्लोइंग अ फील्ड, ये काम भी हम इनसे कराते हैं। तो बहुत सारे काम हैं जो एनिमल्स भी करते हैं, और उसके लिए उनको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, और एनर्जी कहाँ से मिलती है? फूड से मिलती है, राइट। तो दिस इज ऑल अबाउट मेंटल एफर्ट, फिजिकल एफर्ट, एंड दिस रिक्वायर एनर्जी, एंड एनर्जी वी गेट फ्रॉम द फूड, ठीक है। और सिमिलरली एनिमल्स भी इस काम में माहिर होते हैं, एनिमल्स भी एक्टिविटी करते हैं, ठीक है, उनको भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो आइए अब इसको थोड़ा और डीपली लेके चलते हैं कि आखिर हम वर्क किसको बोलते हैं, किसको नहीं बोलते। अब हम इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं
कि सपोज आप अपने एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हो और आप बुक को रीड करते हो, फिर आप नोट्स बनाते हो, डायग्राम आप बनाते हो, जो आपके माइंड में विचार आते हैं, थॉट्स आते हैं, उनको आप लिखते हो, फिर कलेक्ट करते हो, अपने टीचर के साथ डिस्कस करते हो, फ्रेंड के साथ डिस्कस करते हो, तो क्या वो वर्कडन में आएगा? हम वहां पर एक चीज तो बोल सकते हैं कि यू आर वर्किंग हार्ड, आप बहुत ज्यादा हार्ड वर्क कर रहे हो, बट हम ये नहीं कह सकते कि आपने वर्कडन किया है। यदि हम सोशल की भाषा में देखें, यदि हम सोशल की लैंग्वेज में बात करें, तो आपने वर्कडन किया है क्योंकि आपने हार्ड वर्क किया है। ठीक है, सपोज आप पेंटिंग बना रहे हैं तो हम कहेंगे कि आपने वर्कडन किया है। ठीक है, और आप नोट्स बना रहे हैं या फिर आप बहुत देर तक काम कर रहे हैं तो हम कहेंगे कि आपने बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क किया है। बट यदि हम साइंटिफिक टर्म्स की बात करें, यदि हम फिजिक्स की टर्म्स की बात करें, तो आपने कोई भी वर्कडन नहीं किया है। ये आपको ध्यान रखना है कि यदि आप अपने फ्रेंड से बात कर रहे हैं, ठीक है, और आप शतरंज खेल रहे हैं, चेस खेल रहे हैं, कैरम बोर्ड खेल रहे हैं, आप सिंगिंग कर रहे हैं, ठीक है, ये सब वर्कडन में नहीं आते। क्यों नहीं आते, अभी हम आपको बताएंगे। पहला आप ये समझिए कि ये सब हमारे वर्किंग हार्ड में आ सकते हैं, लेकिन इन्होंने कोई भी वर्कडन नहीं किया। दे डू नॉट हैव एनी वर्कडन, राइट, हैवंट एनी वर्कडन। ठीक है, तो आखिर फिजिक्स की लैंग्वेज में वर्कडन बोलते किसको हैं? तो आइए अब उसको समझते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने लिखा हुआ है साइंटिफिक कंसेप्शन ऑफ वर्क। आखिर वर्क का साइंटिफिक कॉन्सेप्ट क्या होगा? तो साइंटिफिक कॉन्सेप्ट ये होता है कि जब आप किसी ऑब्जेक्ट को पुश करते हैं, उस पर फोर्स अप्लाई करते हैं और वो ऑब्जेक्ट कुछ डिस्टेंस से डिस्प्लेस होता है, कुछ डिस्टेंस उसमें मूव करी होती है, तो हम कहते हैं कि वहां पर वर्कडन हुआ है। ठीक है, सपोज आप एक पेबल को पुश करते हैं, ठीक है, आप एक कंकड़ को पुश करते हैं, उस पर आपने फोर्स अप्लाई किया, राइट, और उसमें कुछ डिस्प्लेसमेंट हुआ। ठीक है, तो हम कहेंगे यहाँ पर वर्कडन होगा। ठीक है, इफ अ बॉय पुश और पुल अ ट्रॉली, ठीक है, यदि कोई बॉय है और वो पुल करता है एक ट्रॉली को, ठीक है, तो सिंपल सी बात है, उसको फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, राइट, और फोर्स अप्लाई करने के बाद ट्रॉली ने कुछ डिस्टेंस कवर की है, इट मींस डिस्प्लेसमेंट भी कुछ ना कुछ होगा, राइट। तो यदि वहां पर डिस्प्लेसमेंट होता है और फोर्स भी हम अप्लाई करते हैं तो उस कंडीशन में वहां पर वर्कडन होता है। ठीक है, सपोज आप देख सकते हैं कि यदि मैं इस मार्कर को अपने हैंड पर रखकर अपवर्ड रेस करता हूं, तो आप देख सकते हैं कि इस पर ग्रेविटी के कारण डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई होता है, तो मुझे अपवर्ड डायरेक्शन में उतना ही फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, और साथ में मैंने कुछ वर्टिकल डिस्टेंस भी कवर की है, इट मींस मैंने कुछ वर्कडन किया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर फोर्स भी अप्लाई होता है और डिस्प्लेसमेंट भी होता है। ठीक है, एक स्ट्रिंग को आप स्ट्रेच करते हो तब वहां भी वर्कडन होता है। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हैं कि जहां पर हम फोर्स अप्लाई करते हैं और डिस्प्लेसमेंट होता है तो वहां पर वर्कडन पॉसिबल है, लेकिन जहां पर डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, जहां पर फोर्स अप्लाई नहीं होगा, वहां पर वर्कडन नहीं होगा। ठीक है, सपोज हम कहें आपसे कि आपने एक कार को पुश किया है, ठीक है, और कार मूव नहीं की है, तो आप कहेंगे सर हम तो थक गए उसमें, क्योंकि हमने कार को पुश किया है, हमारी एनर्जी भी सारी वेस्ट हो गई, तो हमने वर्कडन क्यों नहीं किया? आपने वर्कडन इसलिए नहीं किया क्योंकि उस कंडीशन में जो डिस्प्लेसमेंट है वो जीरो है। आपने भले ही फोर्स अप्लाई किया बट द डिस्प्लेसमेंट विल बी जीरो, सो द वर्कडन आल्सो जीरो, राइट। जो आपने एनर्जी वहां पे वेस्ट की है वो एनर्जी इसलिए वेस्ट हुई है क्योंकि आपकी मसल्स ने वर्क किया है और आपके अंदर जो ब्लड है वो मसल के थ्रू वहां पर डिस्प्लेस हुआ है, इसलिए हमारी जो एनर्जी वेस्ट होती है और हम टायर्ड फील करते हैं। ठीक है, तो जब भी हम कोई फिजिकल वर्क करते हैं उसमें वर्कडन नहीं होता है, उसका मतलब ये नहीं कि आपकी एनर्जी वेस्ट नहीं होगी, एनर्जी वेस्ट होगी क्योंकि आपने मसल के थ्रू तो वर्क किया है, इसलिए एनर्जी वेस्ट होती है। ठीक है, तो यदि हम साइंटिफिक कॉन्सेप्ट की बात करें तो हमारे पास टू कंडीशन है जिसके कारण हम कह सकते हैं कि वर्कडन होगा। आप देख सकते हैं टू कंडीशंस नीड टू बी सेटिस्फाइड फॉर द वर्क टू बी डन। फर्स्ट वन, अ फोर्स शुड बी एक्ट ऑन द ऑब्जेक्ट, फोर्स एक्ट करना चाहिए ऑब्जेक्ट पर। सेकंड, द ऑब्जेक्ट मस्ट बी डिस्प्लेड, ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस होना चाहिए। यदि इन दोनों कंडीशन में से कोई भी एक कंडीशन नहीं होती है तो वर्कडन मान्य नहीं होगा, इट मींस वहां पर वर्कडन नहीं होगा।
तो आप देखिए, सपोज देयर इज एन ऑब्जेक्ट, राइट, सपोज दिस देयर इज एन ऑब्जेक्ट, राइट, एंड वी अप्लाइड फोर्स F on the object, right, and the body has moved through a some distance, ठीक है, बॉडी ने कोई डिस्टेंस कवर की है और बॉडी इस पॉइंट पर आ चुकी है, ठीक है, तो हम कहते हैं कि बॉडी ने डिस्प्लेसमेंट कवर की है s डिस्टेंस कवर की है, राइट। तो व्हाट इज द वर्क डन? वर्क डन हो जाएगा फोर्स, जो आपने फोर्स अप्लाई किया है, मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट, राइट। इट मीन्स W इक्वल टू F इंटू S, राइट। हम ये कह सकते हैं वर्क डन बाय द पर्सन ऑन द ऑब्जेक्ट इज द प्रोडक्ट ऑफ force and displacement, राइट। तो आप देख सकते हैं कि कितना वर्कडन इस बॉडी पर अप्लाई होगा, कितना वर्कडन होगा, आप देख सकते हो, वर्कडन बाय द पर्सन ऑन द ऑब्जेक्ट इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, कितना वर्कडन उस बॉडी पर करते हैं, ठीक है। तो हमारा फॉर्मूला आ गया W इक्वल टू F इंटू S, राइट। अब यहाँ पर टू पॉसिबिलिटीज हैं। फर्स्ट पॉसिबिलिटी देखिए, इफ F इक्वल टू 0, यदि हमने किसी बॉडी पर फोर्स ही अप्लाई नहीं किया, उस कंडीशन में व्हाट इज द वर्क डन, आप देख सकते हो 0 इंटू S, इट मीन्स 0, राइट। सेकेंड पॉसिबिलिटी इज इफ S इक्वल टू 0, यदि हमने किसी बॉडी पर फोर्स अप्लाई किया है बट द डिस्प्लेसमेंट इज 0, उस कंडीशन में भी वर्क डन हो जाएगा 0, कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। आई बात समझ में? तो ये हमारे टू पॉसिबिलिटीज हैं, यदि फोर्स 0 होगा तो वर्क डन 0 होगा, डिस्प्लेसमेंट 0 होगी तो भी वर्क डन 0 होगा, ठीक है। अच्छा, ये तो हमको पता है कि यदि हम किसी बॉडी पर फोर्स अप्लाई करते हैं और यदि वो मूव नहीं करती है तो डिस्प्लेसमेंट 0 होता है, ठीक है। लेकिन क्या ऐसा पॉसिबिलिटी है कि फोर्स 0 हो और डिस्प्लेसमेंट 0 ना हो? कैसे पॉसिबिलिटी हो सकती है? हो सकती है। आप देखिए, वी नो दैट F इक्वल टू M इंटू A, राइट। F इक्वल टू कंसिडर किया हमने 0 इक्वल टू M इंटू A, राइट। सो M इंटू A इक्वल टू 0, राइट। अब यहां से मास तो हमारा 0 नहीं हो सकता, किसी ऑब्जेक्ट का मास तो कभी 0 हो ही नहीं सकता, इट मीन्स कौन 0 होगा? A 0 होगा, एक्सेलेरेशन, राइट। और ये हम न्यूटन्स के फर्स्ट लॉ में पढ़ चुके हैं, एक्सेलेरेशन कब 0 होता है? एक्सेलेरेशन उस कंडीशन में 0 होता है व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट और इज इन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। या तो ऑब्जेक्ट रेस्ट में होगा और यूनिफॉर्म मोशन में होगा, ठीक है। और यदि कोई बॉडी यूनिफॉर्म मोशन करती है, इट मींस वो कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर करती है। आई बात समझ में? तो यदि हमारा फोर्स 0 है, वर्क डन 0, डिस्प्लेसमेंट 0 है, तब भी वर्क डन 0, ठीक है। और आप देखते भी हैं कि सपोज आपने गेहूं को सुखाने के लिए रख दिया, ठीक है, धूप में सुखाने के लिए रख दिया आपने, तो क्या वहां पर कोई डिस्प्लेसमेंट होती है? कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं होती, इसलिए वहां पर वर्क डन 0 होता है, राइट। और यदि आप देखें कि सपोज एयर से जो ट्री हैं उनकी ब्रांचेस स्विंग करती हैं, ठीक है, इट मीन्स वहां पे फोर्स अप्लाई होता है, लेकिन जो ब्रांचेस हैं वो कोई डिस्प्लेसमेंट थोड़ी ना करती हैं, इसलिए वहां पर वर्क डन 0 होता है, ठीक है। आप कुएं से पानी निकालते हैं तो वहां पर आप फोर्स भी अप्लाई करते हैं और वहां पर डिस्प्लेसमेंट भी होता है, इसलिए वहां पर वर्क डन होता है, ठीक है। तो यदि आप काफी टाइम तक एक ही जगह अपने सिर पर कोई हैवी ऑब्जेक्ट लेके खड़े रहें तो क्या आपने वर्क डन किया है? कोई वर्क डन नहीं किया, क्योंकि आपने डिस्प्लेसमेंट 0 है, ठीक है। तो ये आपको सारे कॉन्सेप्ट समझने हैं कि यदि डिस्प्लेसमेंट 0 होता है तो वर्क डन वहां पर नहीं होता है, ठीक है। लेकिन यदि फोर्स भी होगा, डिस्प्लेसमेंट भी होगा, तब वहां पर वर्क डन की पॉसिबिलिटी है, राइट। तो आइए अब इसकी बात करते हैं यूनिट की।
व्हाट इज द यूनिट ऑफ फोर्स? न्यूटन, राइट। एंड व्हाट इज द यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट? मीटर, राइट। न्यूटन मीटर को हम जूल से डिनोट करेंगे बेटा। न्यूटन मीटर बार बार ना लिख के हम लिखेंगे अब जूल, ठीक है। तो न्यूटन मीटर हो जाएगा जूल, ठीक है। तो व्हाट इज द यूनिट ऑफ वर्क? जूल, ठीक है। यदि हमसे कहें डिफाइन 1 जूल, ठीक है, हमें 1 जूल को डिफाइन करना है, तो आखिर हम उसको कैसे डिफाइन करेंगे? तो आप देखिए, इफ F इक्वल टू 1 न्यूटन, S इक्वल टू 1 मीटर, देन W इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई 1, राइट। तो 1 इंटू 1 1 जूल। इट मीन्स इफ द फोर्स of 1 Newton is applied on the object and the object will move a distance of 1 meter, then the work done on the object is 1 joule, ठीक है। If we apply force of 1 Newton on an object and the object will move some distance of 1 meter, then the work done on the object will be 1 joule, ठीक है। आप एक चीज और देखिए कि सपोज हम इसके एग्जाम्पल की बात करें और हमने फोर्स अप्लाई किया है 7 न्यूटन, राइट, और डिस्प्लेसमेंट हो गया इसमें 10 मीटर। तो व्हाट इज द वर्क डन? आप सिंपली कैलकुलेट कर सकते हैं, हमें F की मल्टीप्लाई S से करनी है। F कितना है? 7 और S कितना हो जाएगा? 10। सो W इक्वल टू हाउ मच? 70 जूल, राइट। सो दिस इज द वर्क डन when we applied a force 7 Newton and the displacement 10 मीटर, राइट। तो आइए अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ वर्क। वर्क के कितने टाइप्स होते हैं? तो फर्स्ट होता है बेटा पॉजिटिव वर्क डन। पॉजिटिव वर्क डन when force and displacement are in the same direction। जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होगा, यदि उसी डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करते हैं तो उस कंडीशन में वर्क डन होता है पॉजिटिव, राइट। तो आप लिख सकते हैं इफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन सेम डायरेक्शन, राइट, देन वर्क has to be done पॉजिटिव, राइट। तो आप देख सकते हैं सपोज हम किसी बॉडी पर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और वो बॉडी उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेस होती है जिस डायरेक्शन में हमने फोर्स अप्लाई किया है, ठीक है। सपोज आपने कार पे फोर्स अप्लाई किया और वो उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेस हो गई जहां पे आपने फोर्स अप्लाई किया है, राइट। और जैसे कि आप यहाँ भी देख सकते हैं कि हमने इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई किया है और इसी डायरेक्शन में बॉडी डिस्प्लेस होती है, ठीक है। तो इस कंडीशन में वर्क डन कैसा होगा? पॉजिटिव होगा, राइट। सेकंड देखिए नेगेटिव वर्क डन। नेगेटिव वर्क डन, राइट। इस कंडीशन में क्या होता है? फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन द अपोजिट डायरेक्शन। फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन अपोजिट डायरेक्शन, राइट। हम ये कह सकते हैं कि F और S के बीच में जो एंगल बनता है वो 180 डिग्री का बनेगा। किसका बनेगा? 180 डिग्री का। और इस कंडीशन में जो फोर्स अप्लाई होता है यदि वो डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट हो तो हम उसको बोलेंगे रिटार्डिंग फोर्स। व्हाट वी कॉल्ड? रिटार्डिंग फोर्स, ठीक है। तो इस कंडीशन में वर्क डन आएगा बेटा नेगेटिव। कैसा वर्क डन आएगा? नेगेटिव, ठीक है। तो सपोज आप यहाँ पे देखिए कि यदि हम किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में है, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि ऑब्जेक्ट पर फ्लोर के द्वारा एक अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाई होता है, फ्रिक्शनल फोर्स, राइट। जिससे बॉडी अगर हम फोर्स अप्लाई करना बंद कर दें तो आफ्टर सम टाइम बॉडी रुक जाती है, ठीक है। तो आप ये भी जानते हैं कि बॉडी पर फ्रिक्शन फोर्स भी अप्लाई होता है और वो डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में होता है, ठीक है। इट मींस एंगल 180 डिग्री होता है और उसे हम बोलते हैं रिटार्डिंग फोर्स। तो उस कंडीशन में वर्क डन नेगेटिव होगा,
ठीक है, तो आइए अब इसका एग्जांपल भी देख लेते हैं कि पॉजिटिव वर्क डन कब होता है और नेगेटिव वर्क डन कब होता है। सपोज आप किसी बॉडी को लिफ्ट कर रहे हैं, ठीक है, लिफ्ट अ बॉडी, राइट। आप किसी बॉडी को, सपोज ये बॉडी है और आप उसको ऊपर की साइड लिफ्ट कर रहे हो, ठीक है। चलिए आप ऊपर की साइड लिफ्ट कर रहे हैं और ऊपर की साइड क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, ठीक है। जो आपने फोर्स अप्लाई किया है ऊपर की साइड, उसी डायरेक्शन में क्या हो गया बेटा, डिस्प्लेसमेंट हो गया। इट मींस फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन द सेम डायरेक्शन। सो वर्क डन बाय फोर्स, ठीक है, ऑन द ऑब्जेक्ट इन अपवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। यदि हम अपवर्ड डायरेक्शन की बात कर रहे हैं तो कैसा आएगा बेटा, पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। और हम ये भी जानते हैं कि किसी भी बॉडी पर ग्रेविटेशनल फोर्स जरूर अप्लाई होता है। इट मींस ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, जिसे हम mg बोलते हैं, राइट। जिसे आप fg से डिनोट कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में है। इट मींस ये रिटार्डिंग फोर्स है। इट मींस एंगल बनेगा 180 डिग्री, राइट। सो वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट, इस बार कितना हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट इक्वल टू नेगेटिव। क्यों? क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, लेकिन जो हम फोर्स अप्लाई करते हैं उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होगा, तो उसके अकॉर्डिंग वर्क डन पॉजिटिव होगा, राइट। अब इसका एक पार्ट और रह जाता है, दैट इज जीरो वर्क डन, ठीक है। तो नेक्स्ट आप लिखिए जीरो वर्क डन, ठीक है। जीरो वर्क डन कब होता है, उसकी कंडीशन है व्हेन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर perpendicular to each other। टू कंडीशन मैंने पहले आपको बताई है। इफ फोर्स इक्वल टू जीरो देन वर्क डन इक्वल टू जीरो, इफ डिस्प्लेसमेंट इक्वल जीरो देन वर्क डन आल्सो जीरो। बट एक कंडीशन और है, व्हेन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर देन वर्क डन इक्वल टू जीरो। अब आप इसको समझिए कि वर्क डन जीरो कैसे होता है, ठीक है। तो आप सपोज करिए कि एक कुली है, ठीक है, उसने कुछ वेट अपने हेड पे रखा हुआ है, ठीक है। तो आप देखिए कि जो उसने अपने हेड पर जो वेट रखा हुआ है, वो कौन सी डायरेक्शन में है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है। दिस इज mg, राइट, ग्रेविटेशनल फोर्स, राइट। और वो ट्रेवल कर रहा है हॉरिजॉन्टल में, ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल में ट्रेवल कर रहा है और उसने कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर की है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कितने का एंगल बनेगा दोनों के बीच में, 90 डिग्री का एंगल बनेगा फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट के बीच में, ठीक है। सपोज आपने कुछ सिर पे अपना कुछ ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, हैवी ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और हॉरिजॉन्टल में चल रहे हैं, तो उसके बीच में 90 डिग्री एंगल बनता है। और यदि 90 डिग्री का एंगल बनता है तो उस कंडीशन में वर्क डन बाय द पुली कितना होगा बेटा, जीरो होगा। आई बात समझ में? इट मींस हम उसे फ्री के पैसे दे रहे हैं, अगर हम फिजिक्स की लैंग्वेज में बात करें। यदि हम सोशल की लैंग्वेज में बात करें तो उसने वर्क डन किया है, ठीक है। और आप एक चीज और ध्यान रखना कि यदि कोई बॉडी सर्कुलर मोशन करती है, ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि फोर्स ऑलवेज अप्लाई होता है सेंटर के साइड, ठीक है, और ये डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है। ये डिस्प्लेसमेंट होता है जिसे हम टेंजेंट से ड्रॉ करते हैं। टेंजेंट मींस सर्कल के किसी पॉइंट पर जो लाइन टच करके जाती है, ठीक है। ये सर्कल है, इसके इस पॉइंट पर जो लाइन टच करके जाएगी उसे टेंजेंट कहते हैं, ठीक है। तो फोर्स एंड टेंजेंट ये भी ऑलवेज कैसे होते हैं बेटा, 90 डिग्री पर होते हैं। इट मींस जब भी कोई बॉडी सर्कुलर मोशन करती है तो वहां पर वर्क डन कितना होता है बेटा, जीरो होता है। कितना होता है, जीरो। तो ये आपको ध्यान रखना है कि हमारे पास पॉजिटिव वर्क डन भी है, नेगेटिव वर्क डन है और जीरो वर्क डन है, ठीक है। तो आइए अब बात करते हैं कि कितना वर्क डन होगा जब हम अगेंस्ट द ग्रेविटी वर्क करते हैं। वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी, ठीक है। तो आप देखिए सपोज हम m मास के ऑब्जेक्ट को लिफ्ट करना चाहते हैं ऊपर की साइड, ठीक है।
हम इसको लिफ्ट करना चाहते हैं। और आप ये जानते हैं कि यदि कोई बॉडी है तो उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई होता है, और ग्रेविटी के कारण जो फोर्स अप्लाई होगा दैट इज F इक्वल टू mg, जिसको हम वेट कहते हैं। वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑलवेज डाउनवर्ड्स, राइट। और यदि हमें इस बॉडी को ऊपर की साइड लिफ्ट करना है तो हमें कितना फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। सपोज आप देखिए, दिस इज द ऑब्जेक्ट ऑफ मास m, इस पर ग्रेविटी के कारण ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई होता है इन डाउनवर्ड डायरेक्शन mg, तो हमें mg फोर्स ही अपवर्ड डायरेक्शन में अप्लाई करना पड़ता है। ठीक है, हमें कितने फोर्स की रिक्वायरमेंट है, हमें mg फोर्स की रिक्वायरमेंट है, राइट। इट मीन्स फॉर लिफ्टिंग द बॉडी, यदि हमें बॉडी को ऊपर लेके जाना है, लिफ्ट करना है, तो फोर्स की कितनी रिक्वायरमेंट है, mg की रिक्वायरमेंट है, राइट। और हम बॉडी को ग्राउंड से, सपोज दिस इज ग्राउंड, और हम ग्राउंड से h डिस्टेंस पर लेके जाना चाहते हैं। ठीक है, तो हमने कितना फोर्स अप्लाई किया, mg, और हमने कितनी डिस्प्लेसमेंट कवर की, h। तो व्हाट इज द वर्क डन, वर्क डन कितना हो जाएगा बेटा इन लिफ्टिंग द बॉडी। अगर हम किसी बॉडी को लिफ्ट करना चाहते हैं तो हमें कितना वर्क डन करना पड़ेगा, इक्वल टू जितनी फोर्स की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, और जितनी वर्टिकल डिस्टेंस हमने कवर की है, दैट इज h, राइट। सो mgh, ये आपको ध्यान रखना है कि वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी होता है mgh। ठीक है, और जब भी हम वर्क डन की बात करते हैं तो आपको तीन चीजों का ध्यान रखना है कि वर्क डन किस ऑब्जेक्ट पर हो रहा है, ठीक है, और वर्क डन कर कौन रहा है, ठीक है, और फिर ऑब्जेक्ट के साथ उस कंडीशन में क्या होता है व्हेन वी अप्लाई फोर्स। आई बात समझ में। सपोज ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, सपोज दिस इज एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, तो आपको क्या ध्यान रखना है कि इस पर फोर्स कौन अप्लाई करता है, पहली बात तो ये ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद किस ऑब्जेक्ट पर वर्क डन होता है, ये वाला ऑब्जेक्ट, ठीक है ना, किस ऑब्जेक्ट पर वर्क डन होना है, और तीसरा उस ऑब्जेक्ट के साथ फिर क्या होता है जब फोर्स अप्लाई होता है। बस इन तीन चीजों का ध्यान रखना है। ठीक है, कौन फोर्स अप्लाई करता है, उसके बाद किस पर अप्लाई होता है, और उस ऑब्जेक्ट के साथ क्या होता है। ठीक है, और जो मैंने आपको कंडीशन बताई है कि वर्क डन तभी हो सकता है जब फोर्स हो, डिस्प्लेसमेंट हो। यदि फोर्स 0 होगा तो वर्क डन 0, डिस्प्लेसमेंट 0 तो वर्क डन 0, राइट। हम ये नहीं कह सकते कि अगर आप अपने फ्रेंड से टॉकिंग कर रहे हैं तो भी वर्क डन होगा, आप पेंटिंग बना रहे हैं तो भी वर्क डन होगा, आप सिंगिंग कर रहे हैं तब भी वर्क डन होगा, आप जंपिंग कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन हर कंडीशन में वर्क डन नहीं होता है। ठीक है, तो जैसे कि हम आपको बता रहे हैं कि वर्क डन के लिए हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, हम फूड लेते हैं, हम मील लेते हैं, ठीक है, जिससे हमें एनर्जी मिलती है, फिर हम वर्क डन कर पाते हैं। ठीक है, और उसके बाद हमने टाइप्स ऑफ वर्क भी डिस्कस किया है। ठीक है, इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस एनर्जी, राइट। और आपको आज क्या करना है, आपको एनसीईआरटी के क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है, जिसमें ये बताना है कि किसी बॉडी पर वर्क डन हुआ है या किसी बॉडी पर वर्क डन नहीं हुआ है। ठीक है, ये क्वेश्चन मैं आपको डिस्क्रिप्शन लिंक पे दे दूंगा, आप वहां से उन क्वेश्चन को देखिएगा और उन क्वेश्चन के आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। ठीक है, और यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू क्लास।